नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। कहा, हर पीढ़ी का सतत चरित्र निर्माण प्रत्येक समाज का आधार है। श्री मोदी ने कहा, भारत सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में एक नए भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, देश वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी उचित भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव से इतर इंडिया फोरम में मुख्य भाषण दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में यासिन मलिक को दोषी करार दिया। असम में बाढ़ से 6,60,000 से अधिक लोग प्रभावित। केरल के 12 जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय पुरुषों की संयुक्त टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के फाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना गुजरात टाइटंस से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिरों द्वारा आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर पीढ़ी का सतत चरित्र निर्माण प्रत्येक समाज का आधार है। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन परंपराओं और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बना रहा है। संस्कार अभ्युदय शिविर का ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर और स्पेस के जरिए नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दुनिया को वैक्सीन और मेडिसिन भेजकर हमने कमजोर आपूर्ति श्रृंखला के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद जताई है। कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक, वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। संस्कार अभ्युदय शिविर के आयोजन के लिए स्वामी नारायण मंदिरों और उनके संतों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र का अभ्युदय होगा। उन्होंने कहा कि शिविर का लक्ष्य और प्रभाव संतों की उपस्थिति को उजागर करना है। श्री स्वामी नारायण मंदिर कुंडल धाम और श्री स्वामी नारायण मंदिर करेली बाग में बड़ोदरा में इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसका लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत
और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल करना है। स्वामी नारायण मंदिर के स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात सरकार में मंत्री मनीषाबेन वकील भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। शिविर में हजारों युवा और स्वामी नारायण मंदिर के अनुयायी हिस्सा ले रहे हैं। जमैका की राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स की राजधानी किंग्सटाउन पहुंच गए हैं। गवर्नर जनरल सुश्री जेम्स सुजन डॉगन ने उनका स्वागत किया। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स तथा भारत के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र तथा राष्ट्रमंडल सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति कोविंद का यह दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। MOU पर हस्ताक्षर के अलावा राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स की संसद को संबोधित करेंगे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी भारत सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स से जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल के लोग 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में इस द्वीप पर लाए गए थे। उन व्यक्तियों के वंशज अब स्थानीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स की यह पहली राष्ट्राध्यक्ष यात्रा छोटे द्वीप विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए किंग्सटाउन से अरुण कुमार सिंह। भारत ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए सबसे अधिक प्रभावित लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन विषय पर मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कोविड और रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का असर विकासशील देशों पर पड़ा है। इस कारण ऊर्जा और जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए श्री मुरलीधरन ने कहा कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 13 करोड़ 90 लाख लोग दुनिया भर में संघर्षों के कारण बहुत अधिक खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी उचित भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। म्यांमार को मदद देने के लिए अपना मानवीय रुख जारी रखा है और उसे 10,000 टन चावल और गेहूं का अनुदान दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका को भी खाद्यान्न पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। चीन इसका आयोजन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी द्वारा आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रेंका और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भाग ले रहे हैं। इस बैठक का लक्ष्य 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी करना है। भारत ने जनवरी 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपी थी। 2022 के ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के लिए नए युग में उच्च कोटि की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। भारत इस वर्ष ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संचालन समिति के हिस्से के रूप में 5 कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक को आतंकियों को धन मुहैया कराने के एक मामले में दोषी करार दिया है।
मलिक को दोषी ठहराते हुए अदालत ने यासीन मलिक से अपना वित्तीय आकलन पेश करने को कहा। इसके अलावा एनआईए को निर्देश दिया गया कि वो मलिक के वित्तीय आकलन के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इससे पहले एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मलिक और अन्य लोगों के खिलाफ इस वर्ष मार्च में गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किए थे। इस मामले में मलिक को सजा के बारे में सुनवाई 25 मई को होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 4 आतंकियों और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सभी इस महीने की 17 तारीख को बारामूला कस्बे के दीवान बाग में शराब के एक ठेके पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। इस हमले में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की गई है। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि आतंकी बारामूला में कई वारदातों में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला प्रशासन ने पिछले 2 वर्षों में नागरिक सुविधा को बेहतर बनाने के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया है। जिलाधिकारी डॉ पीयूष सिंगला ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में बताया कि जिले के दूर-दराज के इलाकों में सड़क संपर्क में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ऐसी जगहों पर जहां बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधाओं में वृद्धि की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में इजाफा किया गया है। Last 2 years have been major transformational with regard to the ground level development. If we talk about R&B, we have the record macadamization of the roads. If you go left and right in the district, you will not find a road with a pothole. And PMGSY has actually touched the far-flung areas. With regard to the health sector, simultaneously our capacities with regard to the rural health infrastructure has gone significantly high, be it primary health center, be it CHCs, similarly district hospital. I think the push has been unprecedented vis-a-vis equipments, vis-a-vis the availability of ambulances at the doorstep. डॉक्टर सिंगला ने बताया कि नागरिक सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे सेवारत हेल्पलाइन पुकार की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि इन शिकायतों का निवारण करने के लिए वे खुद दिन में 3 बार हेल्पलाइन नंबर की जांच करते हैं। For the civic amenities, Pukar Helpline is a one-stop center directly monitored by Deputy Commissioner, wherein I get 3 reports in a day about the number of calls, number of grievances addressed, number of issues escalated, and the redressal time it took to address that grievances. This has actually been path-breaking with regard to the responsiveness of the system overall. All the departments, they know that this helpline is directly with me, and the response, the promptness have been immense. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वंशवादी राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। श्री नड्डा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण साधन है। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा देश में परिवार पर आधारित राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके पार्टी जैसे दलों से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां मेरी अभिलाषा मेरा कानून के सिद्धांत पर काम कर रही हैं। नई दिल्ली में एक समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाई बहन तक ही सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है और उसकी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। जहां तक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का सवाल है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण टूल है, बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, और अगर वह स्वस्थ है तो प्रजातंत्र स्वस्थ, अगर वह अस्वस्थ है तो प्रजातंत्र अस्वस्थ, और धीरे धीरे प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर आघात पड़ने का प्रयास भी होता है और नतीजा भी इसी प्रकार का निकल करके आता है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। उनका स्वागत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि श्री जाखड़ एक अनुभवी राजनेता हैं और वे पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण रिपोर्ट आज अदालत को सौंप दी गई है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने आकाशवाणी को बताया
कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में परिसर की 1500 फोटो और 32 जीबी की 8 मेमोरी चिप्स हैं। विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में 14, 15 और 16 मई को कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। कहा, हर पीढ़ी का सतत चरित्र निर्माण प्रत्येक समाज का आधार है। श्री मोदी ने कहा, भारत सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में एक नए भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, देश वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी उचित भूमिका निभाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव से इतर इंडिया फोरम के पैनल में मुख्य भाषण दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में यासीन मलिक को दोषी करार दिया। असम में बाढ़ से 6,60,000 से अधिक लोग प्रभावित। केरल के 12 जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय पुरुषों की संयुक्त टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के फाइनल में प्रवेश किया। महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की क्षमता है और ये फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन के लिए उपयुक्त तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे सालाना $53 अरब की आय होने की उम्मीद है। इंडिया फोरम ऑन इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पर पैनल चर्चा में मुख्य भाषण देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा न केवल देशवासियों बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिनेमा ने भारत की गाथा को बहुत ही खूबसूरती से पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिनेमा ने देश में स्वाधीनता संग्राम का भी बेहतर ढंग से चित्रण किया। The celebration of India at Cannes and the recognition of our cinematic excellence the world over is set to manifest the country into the content hub of the world. Today, the flavor, the choice and narrative has shifted from the Eden in the west and settled in the east. India's journey has been beautifully captured and narrated through cinema. Indian cinema has played a crucial role and portrayed our fight for independence, be it through turbulent times and in our triumphs. Today, the media and entertainment sector in India is a significant contributor not only to the creative economy but also for projecting India's soft power abroad. श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। ये विश्व स्तर पर देश की सॉफ्ट पावर को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में फिल्मों के सहनिर्माण और शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्ष में कई पहल की है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक टास्क फोर्स का गठन करके बड़ी छलांग लगाई है। पैनल चर्चा के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और अनुभवी गीतकार प्रसून जोशी, अभिनेता और निर्देशक आर माधवन, भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 191 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,71,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,360 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 15,419 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की कंपाउंड टीम मेजबान दक्षिण कोरिया को हराकर ग्वांगजू तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 के फाइनल में पहुंच गई है। इस बीच अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की महिला कंपाउंड टीम ने विश्व कप चरण 2 के रिकर्व वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही उसके पदकों की संख्या 3 हो गई है।
इम्फाल में चल रहे हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने मिजोरम को 4-1 से और दूसरे क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 5-0 से हरा दिया। अन्य क्वार्टर फाइनल मैचों में आज मध्य प्रदेश का मुकाबला महाराष्ट्र से और झारखंड का सामना पंजाब से होगा। तमिलनाडु में कोविलपट्टी में चल रहे हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तीसरे दिन आज उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ ने अपने अपने पूल मैच जीत लिए हैं। अन्य मुकाबलों में आज पूल सी में ओडिशा का मुकाबला राजस्थान से, पूल ई में बिहार का सामना जम्मू कश्मीर से तथा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैच खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हरा दिया। इसके साथ कोलकाता की टीम आईपीएल की प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहिब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। खुल गया नया द्वार है, ईशान की झनकार है। सलामी आसमां बादलों में भार है। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी पूर्ण तालुकदार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
उन्होंने चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव मालखाने पर हमले के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 19 मई 1930 को पूर्ण तालुकदार के घर को घेर लिया। माना जा रहा था कि वहाँ कुछ क्रांतिकारी छिपे हैं। 3 लोगों ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से 2 गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से एक मकान मालिक पूर्ण तालुकदार थे। इस महान देशभक्त को नमन। हम स्वाधीनता सेनानी विठल दास वल्लभ दास चंदन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 19 मई 1930 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के वडाला के निवासी थे। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। विठल दास 19 मई 1930 को मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसभा में शामिल हुए थे। ब्रिटिश पुलिस ने जनसभा में शामिल होने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई। विठल दास पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण घायल विठल दास ने हिम्मत की और एस्प्लेनेड मैदान की जनसभा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेलगाड़ी में वे बेहोश हो गए और चलती ट्रेन से गिर गए और जनसभा में पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियाँ सारी और जागा जागा है सागर, जागो। हम शहीद गुलाब खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने गुलाब खान को पकड़ लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने का आरोप लगाया। 1857 को गुलाब खान को आजीवन निष्कासन और बेड़ों में सश्रम कारावास की सजा दी गई। शहीद गुलाब खान को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। असम में 27 जिलों के 6,60,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बराक घाटी, दीमा हसाओ और होजई के इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कछार जिला प्रशासन ने आज से सभी शैक्षणिक संस्थान और गैर जरूरी निजी संस्थान 48 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। कई स्थानों पर सड़क और रेल संपर्क कट गया है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने केरल में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना के मद्देनजर 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल रात राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हुई। राजधानी दिल्ली में आसमान साफ है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए हुए हैं। श्रीनगर में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, गैंगटोक, कोहिमा और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ईटानगर में बादल छाए हैं और 1 या 2 जगह बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। कहा, हर पीढ़ी का सतत चरित्र निर्माण प्रत्येक समाज का आधार है। श्री मोदी ने कहा, भारत सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में एक नए भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, देश वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी उचित भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव से इतर इंडिया फोरम के पैनल चर्चा में मुख्य भाषण दिया।
दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में यासिन मलिक को दोषी करार दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।